प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आरबीएससी के क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पोएट्री सेक्शन यानी पोएम वाला जो सेक्शन है, इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से इनमें से प्रश्न आएंगे और पोएट्री सेक्शन जो आपके है वो 14 मार्क्स का है, जिसमें 3 तरह के प्रश्न आते हैं। फर्स्ट प्रश्न आता है, 2 स्टांजा देते हैं, उनका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो पोएट्री के क्वेश्चन आंसर का आता है, जो 4 मार्क्स। ये स्टांजा जो है 6 अंकों का आता है, 2 में से 1 स्टांजा आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन पोएट्री में से आता है, वो 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 1 करना होता है, 4 अंक का होता है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी 4 अंकों का होता है, उसमें 2 होते हैं, 2 अंकों के 2 करने हैं आपको, 2 अंकों के। 4 ये हो गए, 4 ये 8, 8 और 6 ये स्टांजा के। 14 नंबर का पोएट्री सेक्शन है। और आपकी जो पोएम है, टोटल 5 पोएम है, 5 पोएम में से आपके आने हैं। तो जो मैंने ये लगभग 30 प्रश्न के आसपास हैं, इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर इन प्रश्नों को आप याद कर लोगे तो ये जो 3 क्वेश्चन आएंगे पोएट्री सेक्शन के, वो भी इनमें से आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरी बात, जो स्टांजा से नंबर का आता है, बच्चे इससे बहुत डरते हैं कि कैसे करें, स्टांजा हमें आता ही नहीं। आप इन प्रश्नों को याद कर लोगे ना, तो उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा स्टांजा का आंसर देना। कैसे हो जाएगा देखो। तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो है वो रेफरेंस होता है। रेफरेंस में आपको क्या लिखना होता है कि ये जो पोएम की जो स्टांजा दी गई है वो किस पोएम से दी गई है और उसका पोएट या पोएटिस कौन है ना। तो ये फर्स्ट लाइन अपन लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर में तो आपको हम लिखते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, फिर पोएम का नाम दे देंगे, फिर कह देंगे कंपोज्ड बाई, और फिर पोएट का नाम या पोएटिस का नाम दे देंगे। तो ये रेफरेंस में लिखते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में वो जो 4-5 लाइनों का जो स्टांसा दिया होता है, उसमें क्या किसके बारे में बताया है वो आप संक्षिप्त में 1-2 लाइन में लिखते हो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपको इन प्रश्नों में से मदद मिल जाएगी, क्योंकि सभी जो पोएम है उनका सार है इसमें। सारे प्रश्न आगे हैं, कोई भी प्रश्न छुटा नहीं है। पासबुक में अनाप शनाप प्रश्न दे रखे हैं, 30-30, 40-40 प्रश्न दे रखे हैं। आप भ्रमित हो जाते हो कौन सा करें कौन सा नहीं करें। और मैंने इनके सभी के आंसर भी लिख दिए हैं विद हिंदी ट्रांसलेशन, इसलिए आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखने के बाद आप पोएट्री सेक्शन के सारे प्रश्नों को हल कर पाओगे। आपको इस वीडियो को देखने से कोई पश्चाताप नहीं होगा। और इसके बाद जो है, जो प्रोज सेक्शन है दोनों बुक्स का, फ्लेमिंगो और स्टास का, वो भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्न डाल रहा हूँ। उसके बाद एक लेटर जो है, लेटर मतलब जो एप्लीकेशन फॉर जॉब है, जिसके आने की पूरी संभावना है, उसमें समझाया भी जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर जॉब कैसे लिखते हैं, वो भी डाल रहा हूँ। तो आप उन सभी को देख लेना। इसलिए हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वो आगे वाली वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत मिल जाएं और आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है माई मदर एट 66, जो पोएम है उसमें से। क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील्स। कवित्री जो है किस प्रकार का दर्द और व्यथा जो है वो फील्स महसूस करती है। अथवा व्हाट इज द चाइल्डहुड फियर द पोएट इज सफरिंग फ्रॉम। यानी पोएट जो है उसके जो चाइल्डहुड जो है, बचपन का जो फियर है, डर है, वो किस डर से पीड़ित है वो, यानी उसके बचपन का जो भय है वो क्या है जिससे कवित्री जो है वो पीड़ित है। तो ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर है द पोएट इज पेन्ड टू सी हर मदर्स डेथ पेल फेस। यानी कवित्री जो है वो अपनी माँ की डेथ पेल फेस, यानी जैसे मरा हुआ कोई व्यक्ति हो और उसका चेहरा पीला हो जाता है ना,
ऐसे चेहरे को देखकर वो क्या है, दुखी है। शी सफर्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर, वह पीड़ित है, किससे पीड़ित है, वह अपनी माँ के खोने के अपने बचपन के डर से पीड़ित है। शी आल्सो एक्स एट द थॉट, वह इस विचार से भी पीड़ित है या इस विचार से भी उसे दर्द महसूस होता है कि द टाइम एंड एज स्पेयर नन, कि समय और उम्र जो है वो किसी को नहीं छोड़ते। तो ये पहला प्रश्न है। के बाद नेक्स्ट है, वाई वॉज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। बहुत अच्छा प्रश्न है। वाई वॉज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून यानी शरद ऋतु का जो चंद्रमा है, गुजरती हुई रात का जो चंद्रमा है, उससे माँ की तुलना जो है वो क्यों की गई है। यानी माँ की तुलना जो है लेट विंटर मून से की गई है, यानी शरद रात्रि का गुजरता हुआ चंद्रमा जो है उससे की गई है। तो इससे क्यों की गई है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आने के चांस हैं। तो द लेट विंटर्स मून अपीयर्स फुल एंड श्राउडेड, यानी गुजरती हुई रात का जो चंद्रमा है वो बहुत ही धुंधला सा और बादलों से ढका हुआ सा लगता है। इट लूजेज इट्स ब्राइटनेस, और ये जो है वो अपनी चमक खो देता है। सो द पोएट कंपेयर्स हर एज मदर्स पेल एंड एज लाइक विदर्ड फेस टू द लेट विंटर मून। इसलिए कवि जो है वो तुलना करता है अपनी वृद्ध माँ के पीले चेहरे और राख जैसे, पीले और राख जैसे मुरझाए हुए चेहरे से की तुलना लेट विंटर मून से करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोइट्स फैमिलियर एग एंड व्हाई डज इट रिटर्न। ये भी अच्छा है, देखो। व्हाट इज द पोइट्स फैमिलियर एग, यानी कवित्री जो है उसका चिर परिचित फैमिलियर, चिर परिचित दर्द जो है वो क्या है, और ये क्यों लौट आता है बार बार, उसको बार बार वो दर्द सताता है, तो ऐसा क्यों होता है। अथवा व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर क्या था, विच ट्रबल्स द पोएट इन द एंड ऑफ द पोएम, जो कविता के अंत में जो कवित्री जो है उसको परेशान करता है, दुखी करता है। तो आंसर है द साइट ऑफ हर मदर्स पेल एंड विदर्ड फेस arouses the poet's childhood fear and pain of losing her mother. The sight of her mother's pale and withered face, यानी उसकी माँ के पीले और मुरझाए हुए चेहरे का दृश्य जो है वो कवित्री जो है उसके बचपन के डर और जो उसकी दर्द है, अपनी माँ को खोने का जो दर्द है उसको जगा देता है, उसको उत्पन्न कर देता है। शी इज क्विकली नियरिंग द एंड ऑफ हर लाइफ जर्नी, और वह जो है, कौन, उसकी माँ जो है, कवित्री की जो माँ है वो इज क्विकली नियरिंग द एंड ऑफ हर लाइफ जर्नी, वह अपनी जीवन यात्रा जो है, जीवन यात्रा के अंत की ओर तेजी से बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, यानी ये जो कविता है इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो द पोएम कन्वेज द थॉट, यानी किसके बारे में, यहाँ पे मूल भाव क्या है इसका। द पोएम कन्वेज द थॉट दैट इवन दो वी लिव इन फियर ऑफ लूजिंग आवर डियर वंस, लाइफ कंटिन्यूज विद all its joys and sorrows. The poem conveys the thought, कवि यह विचार हमें प्रस्तुत करता है, यह विचार हमें प्रेषित करता है, करती है कि इवन दो वी लिव इन फियर ऑफ लूजिंग आवर डियर वंस, कि यद्यपि हम अपने जो डियर वंस हैं, यानी जो प्रियजन हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं, उनको खोने का डर हमें सताता रहता है, लेकिन लाइफ कंटिन्यूज विद ऑल इट्स जॉयज एंड सरो, लेकिन जीवन जो है, जीवन जो है वो अपनी समस्त खुशियों और दुखों के साथ चलता रहता है, जीवन कभी रुकता नहीं है, प्रियजन के जाने के बाद भी, ये इसमें बताया गया है।
तो ये अपना फर्स्ट जो पोएम थी माय मदर एट 66 के महत्वपूर्ण 4 प्रश्न हैं। निश्चित रूप से इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन प्रश्न इसमें से निश्चित रूप से आएगा। नेक्स्ट है कीपिंग क्वाइट। तो इस पोएम में जो है पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, यानी 12 तक गिनना और शांत रहना, ये जो है हमें क्या उपलब्धि हासिल करने में सहायता करेंगे। तो काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल गिव अस सम मोमेंट्स ऑफ पीस टू फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, इंट्रोस्पेक्ट आवर ओन सेल्व्स एंड रिस्टोर एनर्जी टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। यानी कवि कहता है कि 12 तक गिनने और चुप रहने से हमें शांति के कुछ क्षण जो हैं वो अनुभव हो सकेंगे, और जीवन की जो सुंदरता है उसको अनुभव कर सकेंगे। इंट्रोस्पेक्ट आवर ऑन सेल्व्स, और हम स्वयं के बारे में आत्मचिंतन या मनन कर सकेंगे। इंट्रोस्पेक्ट यानी मनन करना या आत्मचिंतन करना, स्वयं के बारे में आत्मचिंतन कर सकेंगे, मनन कर सकेंगे। एंड रिस्टोर एनर्जी टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, और सही दिशा में चलने के लिए जो है हमें ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी, ऊर्जा इकट्ठी हो सके, इसके लिए जो है हमें चुप रहना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट वांट अस टू कीप क्वाइट। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि कवि जो है वो हम चुप रहें, ऐसा क्यों चाहता है, कवि क्यों चाहता है कि हम चुप रहें। द पोएट वांट्स अस टू बी क्वाइट, कवि चाहता है कि हम चुप रहें, सो दैट, ताकि वी मे फील द जॉय ऑफ दोज एक्सोटिक मोमेंट्स एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ आवर फेलो मैन। कवि चाहता है कि हम चुप रहें क्योंकि, सो दैट यानी ताकि, वी मे फील द जॉय ऑफ दोज एक्सोटिक मोमेंट्स, ताकि हम उन एक्सोटिक मोमेंट्स यानी उन निराले क्षणों का, उन अद्भुत क्षणों का आनंद ले सकें। एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ आवर फेलो मैन, और हमारे जो साथी व्यक्ति हैं, साथी मनुष्य हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं, उनकी संगति का हम आनंद ले सकें, इसके लिए कवि कहता है कि हम चुप रहें। व्हाट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी जो एक्सोटिक मोमेंट है, जो विलक्षण या अद्भुत क्षण है, वो कौन सा होगा, क्या होगा। एन एक्सोटिक मोमेंट विल हैपन, किस क्षण को कहा गया है एक्सोटिक मोमेंट, तो एन एक्सोटिक मोमेंट विल हैपन when all machines stop for a second and people do not talk in any language, then there will be complete stillness. An exotic moment will happen, कि वो विलक्षण सब जो क्षण है वो तब होगा जब ऑल मशीन्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड, एक क्षण के लिए सारी मशीनें रुक जाएंगी। एंड पीपल डू नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज, और लोग किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। देन देयर विल बी कंप्लीट स्टिलनेस, और तब पूरी तरह से शांति होगी। तो वो क्षण है जो एक्सोटिक मोमेंट होगा। नेक्स्ट, व्हाट अल्टरनेटिव डज द पोएट सजेस्ट इंस्टेड ऑफ वेजिंग वॉर्स। व्हाट अल्टरनेटिव यानी क्या विकल्प का जो है कवि ने सुझाव दिया है, इंस्टेड ऑफ वेजिंग वॉर यानी युद्ध की तैयारी के बजाय, युद्ध की तैयारी ये हो गया युद्ध की तैयारी के बजाय कवि ने क्या विकल्प का सुझाव हमें देते हैं। अथवा what does the poet want the people to do instead of fighting wars? What does the poet want
द पीपल टू डू इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वार, यानी कवि जो है लोगों को युद्ध लड़ने के बजाय किस विकल्प का सुझाव देते हैं? तो आंसर है द पोइट एडवाइजेज पीपल टू स्टॉप वेजिंग वॉर, यानी कवि जो है वो लोगों को युद्ध का रोकने का सुझाव देते हैं, युद्ध को रोकने का सुझाव देते हैं। एंड इंस्टेड एंजॉय द कंपेनियनशिप ऑफ देयर फेलो बीइंग इन द लैप ऑफ नेचर, और लैप ऑफ नेचर यानी प्रकृति की गोद में और उसके स्थान पे यानी युद्ध लड़ने के स्थान पे क्या करना चाहिए? प्रकृति की गोद में अपने जो फेलो बीइंग है यानी अपने जो साथी हैं, जो मानव हमारे साथ हैं, उनकी जो संगति है उसका आनंद हम लें, ऐसा कवि चाहते हैं। नेक्स्ट है, ये भी अच्छा प्रश्न है, देखो। नो, व्हाट लेसन कैन द अर्थ गिव अस, यानी पृथ्वी जो है वो हमें क्या सीख देती है, क्या शिक्षा देती है, दे सकती है? अथवा व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द अर्थ इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता की अंतिम पंक्तियों में पृथ्वी जो है वो पृथ्वी ने हमें क्या संदेश प्रदान किया है? ये तो द अर्थ टीचेज अस दैट inactivity and silence do not mean death. Rather, it enables rejuvenation and introspection, which are necessary for the continuation of a meaningful life. The earth teaches us कि पृथ्वी हमें सिखाती है, क्या शिक्षा देती है? That inactivity and silence यानी निष्क्रियता और साइलेंस यानी चुप्पी या निशब्दता, डू नॉट मीन डेथ, इनका मतलब इनएक्टिविटी और साइलेंस है, इसका मतलब मृत्यु नहीं है। रादर, इसके बजाय इट इनेबल्स रेजुविनेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन विच आर नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ, इसके बजाय जो पृथ्वी जो है वो हमें समर्थ बनाती है, किसके लिए? रेजुविनेशन यानी नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और आत्मचिंतन के लिए, मनन करने के लिए, विच आर नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ, जो एक सार्थक जीवन या अर्थपूर्ण जीवन को जारी रखने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता जो है कीपिंग क्वाइट, इसका विषय वस्तु क्या है? The theme of the poem is that moments of silence are necessary for us to introspect and rejuvenate ourselves. This would bring us peace and happiness. बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा है? The theme of the poem is that कि इस कविता का जो विषय वस्तु है वो ये है that moments of silence, की जो चुप्पी की क्षण है, जो नहीं बोलने के क्षण है, वो क्या है? आर नेसेसरी फॉर अस, वो हमारे लिए आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं? टू इंट्रोस्पेक्ट यानी आत्मचिंतन के लिए, मनन करने के लिए, एंड रेजुविनेट आवर सेल्वेज, और स्वयं में नई ऊर्जा बढ़ने के लिए आवश्यक है। दिस वुड ब्रिंग अस पीस एंड हैप्पीनेस, और ये जो है ना, ये जो इंट्रोस्पेक्ट एंड रेजुविनेट जो है, उससे क्या है? ब्रिंग अस पीस एंड हैप्पीनेस, वो हमारे अंदर जो है शांति और प्रसन्नता लाते हैं, हमें शांति और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट अच्छा प्रश्न है 10वां। नेक्स्ट है, हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, यानी चुप रहना या शांत रहना हमारे जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसकी रक्षा कैसे करेगा? तो कीपिंग क्वाइट विल प्रिवेंट वॉर, पॉल्यूशन एंड अदर हार्म्स टू द एनवायरमेंट, यानी शांत रहना या चुप रहना वो हमें युद्ध से रोकेगा, प्रिवेंट यानी रोकना, युद्ध से रोकेगा, पॉल्यूशन प्रदूषण से रोकेगा, प्रदूषण कम होगा, एंड अदर हार्म्स टू द एनवायरमेंट, और वातावरण में जो पर्यावरण में जो अन्य नुकसान हैं उनको होने से रोकेगा। बिकॉज इन दीज मोमेंट्स, क्योंकि इन क्षणों में, वी विल सीज ऑल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एंड इंट्रोस्पेक्ट ओनली, क्योंकि इन क्षणों में हम जो है ना सभी प्रकार के जो विनाशक
गतिविधियां हैं उनको रोक देंगे, सीज कर देंगे, उनको रोक देंगे। एंड इंट्रोस्पेक्ट ओनली, और केवल आत्मचिंतन या मनन ही करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट एडवोकेट इन द पोएम? व्हाट डज द पोएट एडवोकेट इन द पोएम? इस कविता में कवि जो है, एडवोकेट का मतलब होता है यहाँ पे समर्थन करना। इस कविता में कवि किस बात का समर्थन करता है? तो द पोएट एडवोकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस, यानी कवि जो है वो शांति और निष्क्रियता, चुप्पी जो है उसके महत्व का समर्थन करता है। ही इंस्पायर्स पीपल, वह लोगों को प्रेरित करता है, किस लिए? टू इंट्रोस्पेक्ट, यानी आत्मचिंतन के लिए, मनन के लिए प्रेरित करते हैं। एंड मेक ए स्पिरिचुअल कनेक्शन विद देयर फेलो मैन, और अपने जो साथी लोग हैं, जो मानव बंधु जो हैं, उनके साथ जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन यानी आध्यात्मिक संबंध बनाने के लिए बनाएं, ऐसा वो हमें प्रेरणा देते हैं। सो दैट द वर्ल्ड वुड बिकम ए बेटर प्लेस टू लिव इन, ताकि संसार जो है वो रहने के लिए एक बेहतर स्थान बन सके। नेक्स्ट, अगली पोएम है ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी। तो इसमें दो प्रश्न तो ये हैं, ये प्रश्न अच्छे हैं। देखो, सुंदरता की वस्तु कौन कौन सी बताई गई हैं, और जो है कष्ट और पीड़ा को जन्म देने वाली वस्तु जो है कौन कौन सी बताई गई, उनकी सूची बनाना है। ये प्रश्न आया हुआ भी है एक बार। ये देखो, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, यानी इस कविता में उल्लेखित जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं, सुंदरता की जो वस्तुएं हैं, उनकी सूची बनानी है। ठीक है, तो इसका जो पोइट है वो जॉन कीट्स है। तो जॉन कीट्स बीइंग ए पोइट ऑफ नेचर, यानी जॉन कीट्स है वो प्रकृति का कवि है, यानी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है वो। तो बीइंग ए पोइट ऑफ नेचर एडमायर्स ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, यानी जॉन कीट्स जो है प्रकृति के कवि होने के कारण प्रकृति की जो सभी वस्तुएं हैं उनकी वो एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इन द पोएम, यानी इस कविता में ही मेंशंस सेवरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और इस कविता में वह है सुंदरता की कई चीजें जो है, कई बातें हैं, उनका वर्णन करते हैं। जैसे किन किन की सुंदरता का वर्णन करते हैं? द सन, द मून, डेफोडिल्स फ्लावर्स, यानी नरगिस के फूल जो हैं वो, स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट वाटर, यानी जो ट्रांसपेरेंट वाटर जो होता है, निर्मल जल, जो साफ सुथरा जल होता है, उसके छोटे झरनों का। एंड मस्क रोजेज, और कस्तूरी गुलाब का उल्लेख वो सुंदरता की वस्तुओं में करते हैं। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, यानी उन चीजों की लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए जो सफरिंग एंड पेन, जो कष्ट और पीड़ा जो है, व्यथा जो है, उसका कारण बनते हैं, उसको जन्म देते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, बहुत सी ऐसी चीजें हैं इस कविता में उल्लेखित, विच काज सफरिंग एंड पेन टू ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग यानी मानव जो है, मनुष्य जो है, उसके लिए कष्ट और पीड़ा का कारण बनते हैं। दीज थिंग्स आर, ये चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो देखो डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा, दूसरी लेक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, लेक ऑफ ह्यूमन, लेक यानी अभाव या कमी, लेक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज यानी मानवीय गुणों की कमी या मानवीय गुणों का अभाव, और तीसरा लेक ऑफ नोबिलिटी, नोबिलिटी यानी उदारता, उदारता की कमी या उदारता का अभाव, अनहेल्थी एंड एविल वेज अडॉप्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और मानव के द्वारा ग्रहण किए गए, अपनाए गए अनहेल्थी एंड एविल वेज यानी अस्वस्थ और बुरे रास्ते जो हैं, बुरे तरीके जो हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, यानी कष्टों और पीड़ाओं के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद भी मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य जो है जीवन से प्रेम क्यों करता है? लव लाइफ, जीवन से प्रेम क्यों करते हैं? तो देखो आंसर, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच काज ट्रबल्स एंड सफरिंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स, कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्यों को कष्ट और पीड़ा का कारण बनते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी,
सुंदरता की कुछ आकृतियां जो है, रिमूव दैट पेल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग्स दैट कवर्स आवर स्पिरिट। लेकिन दूसरी ओर सुंदरता की कुछ आकृतियां जो है वो जो है निरसता के उस आवरण को हटा देती हैं। थिंग्स दीज थिंग्स मेक ह्यूमन बींग्स लव लाइफ। और ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों के कारण ही जो है मनुष्य जीवन से प्रेम करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक सुंदर वस्तु सदैव आनंददायी कैसे होती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु सदैव आनंददायी होती है, बिकॉज क्योंकि इट्स ब्यूटी कीप्स इंक्रीजिंग एज मैनी टाइम्स एज ए beholder लुक्स एट इट। क्योंकि इसकी, देखो क्या कहा है, एक सुंदर वस्तु सदैव आनंददायी कैसे होती है, यानी वो हमें सदैव आनंद क्यों देती है, कैसे देती है, उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि जो सुंदर वस्तु होती है ना, इट्स ब्यूटी कीप्स इंक्रीजिंग, तो इसकी जो सुंदरता है ना वो बढ़ती रहती है। कब बढ़ती जाती है, कब, एज मैनी टाइम्स एज ए beholder लुक्स एट इट। beholder है देखने वाला, जब कोई देखने वाला इसकी ओर देखता है, जितनी बार देखता है उतनी ही इसकी सुंदरता जो है वो बढ़ती जाती है। इट दस गिव अस एंडलेस प्लेजर। और इस तरह से ये जो हमें अनंत सुख या प्रसन्नता प्रदान करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। सभी पोएम है ना, उनका थीम जरूर याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं है तो थीम के बेस के ऊपर आप लिख सकते हो और आपको नंबर मिल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। कविता का केंद्रीय विषय वस्तु या केंद्रीय भाव क्या है या उसका सार क्या है। सेलिब्रेशन ऑफ ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम। सेलिब्रेशन ऑफ ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, यानी सुंदरता का इसके सभी रूपों में उत्सव मनाना ही इस कविता का केंद्रीय भाव है, इस कविता का मुख्य भाव है। ब्यूटी इंस्पायर्स अस, सुंदरता हमें प्रेरित करती है, एंड लिफ्ट्स अप आवर बर्डन सोल, और हमारी जो बर्डन सोल यानी बोझिल जो आत्मा है उसको ऊपर उठाती है, उसको उल्लासित करती है, यानी उसमें प्रसन्नता उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस। एक सुंदर वस्तु हमारे लिए क्या करती है, या व्हाट रोल डज ए ब्यूटीफुल थिंग प्ले इन आवर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोई सुंदर वस्तु होती है, उसका हमारे जीवन में उसकी क्या भूमिका होती है सुंदर वस्तु की। तो ए ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस इटर्नल जॉय। इटर्नल जॉय का मतलब होता है आंतरिक आनंद। एलिविएट्स आवर सफरिंग्स एंड रिमूव सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स। यानी एक सुंदर वस्तु जो है वो हमें इटर्नल जो यानी आंतरिक आनंद या अनंत आनंद देती है। एलिवेट्स आवर सफरिंग्स, हमारे जो कष्ट हैं उनको एलिवेट करती है, उनका निवारण करती है, उनको दूर करती है। एंड रिमूव सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स, और हमारे हृदय से, हमारे दिलों से जो सैडनेस है, उदासी है, उसको हटाती है, दूर करती है। ब्यूटी आल्सो हेल्प अस गिव अस आवर एविल वेज, और सुंदरता जो है वो हमारी जो बुरी आदतें हैं, जो बुरे तरीके हैं, उनको गिव अप यानी त्यागने में हमारी मदद भी करती है, सहायता भी करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएट्स व्यू अबाउट द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। यानी मानव जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, उसके बारे में कवि के क्या दृष्टिकोण है, क्या विचार हैं। द पोएट बिलीव्स, कवि विश्वास करता है, दैट ऑल ह्यूमैनिटी सफर्स फ्रॉम मिजरी एंड डेस्पोंडेंस बिकॉज ऑफ इट्स एविल वेज। कवि कहता है, कवि का विश्वास क्या है कि वो कहता है कि सभी जो मानव जाति है वो यानी मनुष्य जो है, सफर्स फ्रॉम मिजरी, वो दुखों से पीड़ित है, एंड डेस्पोंडेंस, और निराशा से पीड़ित है। क्यों पीड़ित है, बिकॉज ऑफ इट्स एविल वेज, अपने स्वयं के
कर्मों के कारण, अपने श्रम के कर्म जो हैं, तरीके हैं, उन बुरे तरीके, बुरे कर्म जो हैं, उन्हीं के कारण मनुष्य है वो दुखी और निराश है। वी आवर सेल्वेज आवर आर वी आवर सेल्वेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर ट्रबल्स। हम स्वयं ही जो है ना, वो हमारी जो परेशानियां हैं, हमारे जो कष्ट हैं, उनके लिए उत्तरदायी हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद में अगला है, नेक्स्ट पोइम है ए रोड साइड स्टैंड। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लीड ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। प्लीड यानी विनती करना, निवेदन करना। फॉक यानी लोग, समूह, लोगों का समूह। उन लोगों की क्या विनती थी जिन्होंने रोड साइड स्टैंड यानी सड़क के किनारे अड्डे की दुकान स्थापित की थी, लगाई थी। उन लोग, वो लोग आने जाने वाले लोगों से क्या विनती कर रहे थे, ये है। अथवा वाई डू पीपल who had put up the roadside stand want some city money to flow fell in their hands। कि क्यों वे लोग जिन्होंने सड़क के किनारे अड्डा स्थापित किया था, दुकान स्थापित की थी, वे क्यों चाहते थे कि शहर का कुछ धन जो है वो उनके हाथों में आए, ऐसा क्यों चाहते थे। The folk at the roadside stand pleaded pathetically to the motorists to stop at their roadside stand। यानी वे लोग जिन्होंने सड़क किनारे दुकान स्थापित की थी, अड्डा स्थापित किया था, उन्होंने आग्रह किया pathetically to the motorists to stop at their roadside stand कि ग्राहक जो हैं, ग्राहकों से वहां रुकने की विनती कर रहे थे। जो आने जाने वाले वाहन चालक है ना, उनसे, मोटरिस्ट से। दे wished them to buy some things from them। वे चाहते थे कि वे उनसे कुछ चीजें खरीदें। सो दैट, ताकि, या जिससे कि, दे कुड अर्न सम मनी, ताकि जिससे वे कुछ धन अर्जित कर सकें। टू मेक देयर लाइफ बेटर, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनसे कुछ धन पा सकें, अर्जित कर सकें। नेक्स्ट, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 20वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना ढंग से। नेक्स्ट, what is the childish longing that the poet refers to? Why is it vain? What is the childish longing? Childish यानी बचपनी, बचकानी या बचपनी। Longing यानी तीव्र इच्छा। वह बचपनी या बचकानी तीव्र इच्छा क्या है? बच्चों जैसी इच्छा, है ना। दैट पोएट रेफर्स टू, जिसका कवि उल्लेख करते हैं, जिसके बारे में कवि इंगित करते हैं। वाई इज इट वैन, और यह व्यर्थ क्यों है। द पोएट डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड। यानी कवि उन लोगों की दयनीय स्थिति का उल्लेख करते हैं, हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड, जो सड़क के किनारे अड्डे की दुकान चला रहे होते हैं। They very eagerly wait to hear the sound of brakes of car to stop at the stand। वे लोग जो हैं बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं, to hear the sound of brakes of car, कारों के ब्रेकों की आवाज़ों को सुनने के लिए, to stop at the stand, उस अड्डे पर रुकने के लिए, रास्ते में जो गाड़ियां जाती है उनके रुकने का इंतजार करते हैं। The poet calls, कवि कहता है, the wish, the childish longing, and it is vain because nobody stops there। The poet calls the wish, और कवि इस इच्छा को जो है चाइल्डिश लॉन्गिंग कहता है, यानी बचकानी प्रबल इच्छा कहता है। एंड इट इज वेन, और यह है व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? बिकॉज नोबडी स्टॉप्स देयर, क्योंकि कोई भी वहां रुकता नहीं है, इसलिए। Why did the rural people set up the roadside stand? Was it successful? Give reason। Why did the rural people, यानी ग्रामीण लोग जो हैं, गांव वाले लोग जो हैं, वो सड़क किनारे अड्डा या स्टॉल या दुकान क्यों स्थापित करते हैं?
वाज इट सक्सेसफुल, क्या ये सफल रही? गिव रीजन, कारण बताइए। दे सेट अप द रोड साइड स्टैंड hoping that city folks would halt and buy their produce, यानी they set up the roadside stand hoping that, वे इस आशा में सड़क के किनारे दुकान या अड्डा स्थापित करते हैं, that city folk यानी शहरी लोग जो हैं, रास्ते से जाने वाले, वुड हाल्ट एंड बाय देयर प्रोड्यूस, वे वहां पे रुकेंगे और उनका उपज जो है, उनका सामान जो है वो बाय करेंगे, खरीदेंगे। देयर वेंचर फेल्ड, उनका उद्यम असफल हो गया, उनका प्रयास असफल हो गया। एज, क्योंकि नोबडी स्टॉप्ड टू बाय एनीथिंग, क्योंकि कोई भी वहां पर कोई भी चीज खरीदने के लिए रुका नहीं। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट वांट टू पोर्ट्रे थ्रू दिस पोएम, कवि इस कविता के माध्यम से क्या पोर्ट्रे करना चाहता है, क्या चित्रित करना चाहते हैं? द पोएट थिंक्स ब्रिंग्स आउट द हेल्पलेस कंडीशन ऑफ द रूरल फॉल्क, यानी कवि जो है, जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोगों की असहाय स्थिति को उजागर करते हैं, प्रकाशित करते हैं। इफ लेफ्ट इन विलेजेस, कि यदि उनको गांव में छोड़ दिया जाए, तो दे सफर फ्रॉम वांट, तो वे अभाव से पीड़ित हो जाएंगे, वे वंचित रह जाएंगे। एंड इफ रिसेटल्ड इन सिटीज, और यदि उनको शहरों में बसा दिया जाए, तो दे लूज देयर आइडेंटिटी, तो वे अपनी पहचान खो देंगे। नेक्स्ट जो पोएम है, आंट्स जेनिफर्स टाइगर्स, यानी चाची जेनिफर के बाग। वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, आपके विचार में जेनिफर चाची के हाथ जो हैं वो फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, वो ऊन में कांपते हुए से क्यों चल रहे हैं? वाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, और वह सुई को ऊन से बाहर खींचने में इतनी दिक्कत क्यों महसूस कर रही है? नेक्स्ट, अथवा वाई इज आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, जेनिफर चाची की जो अंगुलियां हैं ऊन में चलती हुई क्यों कांप रही हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है इस चैप्टर में से। तो आंट जेनिफर हैंड्स आर मूविंग थ्रू हर वूल, जेनिफर चाची के हाथ कांपते ऊन में से चल रहे थे। शी सीम्स टू हैव ग्राउंड ओल्ड, ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्रत हो चुकी थी। बिसाइड्स दिस, और इसके अलावा, हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ लाइज हैवी ऑन हर, और इसके अलावा उसका जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें और कड़वे अनुभव जो हैं वो उनके जीवन पर भारी पड़ते हैं। हैंस, इस तरह से, शी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पुल द नीडल थ्रू द वूल, और इस प्रकार वह सुई को ऊन से बाहर खींचने में उसे मुश्किल हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑर्डियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, यानी जेनिफर चाची जो है उसकी वो किन मुसीबतों से सराउंडेड है, घिरी हुई है? ऑर्डियल्स यानी कठोर अनुभव या मुसीबतें। जेनिफर्स ऑर्डियल्स आर द हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हर मैरिड लाइफ, ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएम के लिए। ये हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हर मैरिड लाइफ, यानी जेनिफर चाची की मुसीबतें क्या है? उसका वैवाहिक जीवन की जो बोझिल जिम्मेदारियां हैं, वैवाहिक जीवन की जो बोझिल जिम्मेदारियां हैं वो उसकी मुसीबतें हैं। शी इज एनसर्कल्ड बाई हर हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वह अपनी भारी जिम्मेदारियों से घिरी हुई है। नेक्स्ट, इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन दिस पोएम, ये प्रश्न देखो अच्छा है, इसमें से किसी भी सिंबल के बारे में वो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेनिफर चाची का जो पोएम है आंट जेनिफर टाइगर्स, उसमें से जो जो सिंबल प्रतीक के रूप में जो दिए गए हैं ना, उनके बारे में किसी के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें जैसे टाइगर्स है ना, ये सिंबल, ये इसमें बहुत अच्छा है, इसके बारे में आ सकता है, या किसी अन्य सिंबल के बारे में आ सकता है, लेकिन इसमें से चांस है
देखो, तो इसमें जो जो सिंबल प्रयुक्त किए गए हैं ना कविता में, prancing proud and unafraid tigers, prancing proud and unafraid tigers। देखो, एक तो जो टाइगर्स यहाँ पे सिंबलाइज है, प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है, तो ये जो prancing यानी उछल कूद करते हुए, प्राउड यानी गर्व से, एंड अनअफ्रेड और निडर घूमते हुए बाघ जो है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं, वो व्यक्त करते हैं जेनिफर सप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ लिबर्टी, प्राइड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। यानी जेनिफर चाची की सप्रेस्ड फीलिंग्स यानी दबी हुई क्या, लिबर्टी यानी आज़ादी, प्राइड यानी गर्व, और सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान को, ये दबा हुआ जो सम्मान है उसको वो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो ये टाइगर वाला बहुत अच्छा है कि टाइगर जो है इस पोएम में किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर अगर टाइगर का पूछा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये वेडिंग बैंड यानी विवाह बंधन का जो धागा बांधते हैं ना, वो वेडिंग बैंड सिंबलाइजेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन ऑफ मैरिड लाइफ। यानी वैवाहिक फीता जो है वो वैवाहिक जीवन के असाधारण बोझ का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद एक और है रेंज्ड विद ऑर्डियल, रेंज्ड विद ऑर्डियल, ये किसका प्रतीक है, तो ये सिंबलाइजेज द एंड ऑफ इंडिविजुअल इमोशंस आफ्टर सच वेडिंग्स। ऐसी शादियों के बाद व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं उनके अंत का प्रतीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इस पोएम में से, क्वेश्चन नंबर 26 अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट, हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट, यानी कवित्री जो है उसके द्वारा बाघों का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड द टाइगर एज द डेनिजन्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, यानी कवि के द्वारा बाघ जो हैं उनको ग्रीन फॉरेस्ट जो है, हरे भरे जंगल हैं, उनका निवासी बताया गया है। डेजी डेनिजन से यानी निवासी, निवास करने वाले। दे आर फियरलेस ऑफ द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वे पेड़ के नीचे खड़े हुए लोगों से फियरलेस हैं यानी निडर हैं, भयभीत नहीं हैं। दे पीस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, दे पेस यानी वे दौड़ते हैं, भ्रमण करते हैं, इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी यानी शौर्यपूर्ण, शौर्यपूर्ण निश्चय जो है उसके साथ वे दौड़ते हैं और वे चमकीले बने ठने हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस इज आंट जेनिफर सराउंडेड बाई, जेनिफर चाची जो है किस प्रकार के जो कड़वे अनुभव हैं या जो मुसीबतें हैं उनसे घिरी हुई है। अच्छा प्रश्न है। तो आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय द ऑडियंस ऑफ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस इन हर मैरिड लाइफ, यानी जेनिफर चाची अपने वैवाहिक जीवन के अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस यानी जो बुरे अनुभव हैं उनसे घिरी हुई है। शी हैज बीन ओवरबर्डन्ड विद हर रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड हर फैमिली, वह अपने परिवार के प्रति उसकी जो अत्यधिक जिम्मेदारियां हैं उनके बोझ तले दबी हुई है। वाई आर द टाइगर्स ए कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू जेनिफर्स लाइफ, यानी बाघ जो हैं, टाइगर जो हैं जेनिफर चाची के जीवन से किस प्रकार से एकदम से विपरीत हैं, कॉन्ट्रास्ट हैं। मतलब जेनिफर चाची का जो जीवन है उससे बाघ जो है वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल विरोधाभासी हैं, ऐसा क्यों है। या हाउ आर आंट जेनिफर टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर, कि किस तरह से जेनिफर की बाघ जो हैं उससे भिन्न है। तो द टाइगर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हर, बाघ उससे पूरी तरह से अलग हैं। द टाइगर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हर, बाघ पूरी तरह से उससे भिन्न हैं। दे आर फियरलेस, बाघ कैसे हैं, वे फियरलेस हैं, निडर हैं, प्राउड गर्वीले हैं, एंड फ्री और स्वतंत्र हैं, कहीं भी विचरण कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो है जेनिफर चाची जो है वो क्या, टिमिड है, वो निर्बल है, कायर है, डरपोक है, एंड स्टारिश और अबला व
गुलाम जैसी है। What is specific about the tigers created by जेनिफर? जेनिफर चाची द्वारा बनाए गए बाघ जो हैं उनकी क्या खास बात है? तो देखिए, द टाइगर्स क्रिएटेड बाय जेनिफर आर ब्राइट येलो लाइक टोपाज, यानी जेनिफर चाची द्वारा बनाए गए बाघ जो है ना वो चमकीले हैं, कैसे? येलो लाइक टोपाज, यानी पुखराज जैसे पीले चमकीले हैं। दे आर फीयरलेस, वे निडर हैं। दे प्रांस अबाउट, वे इधर उधर छलांग लगाते हैं। एंड हैव सेंस ऑफ प्राइड, और गर्व का अनुभव करते हैं। दे आर डेनिजन्स ऑफ ए ग्रीन फॉरेस्ट, और वे एक हरे भरे जंगल जो है उसके डेनिजन्स हैं, यानी निवासी हैं। तो ये अच्छा प्रश्न है इसमें। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड आंट जेनिफर फेस द ऑर्डियल्स इन हर लाइफ? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस तरह से जेनिफर चाची जो है अपने जीवन में मुसीबतों का फेस करती है, सामना करती है। जेनिफर्स ऑर्डियल्स वर द हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ, यानी जेनिफर की जो मुसीबतें हैं वो क्या हैं? वो हैं द हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर लाइफ, मैरिड लाइफ, उसके वैवाहिक जीवन की भारी जिम्मेदारियां और कड़वे अनुभव हैं, ये उसकी मुसीबतें हैं। शी वॉज अफ्रेड, वह डरी हुई है, वह भयभीत थी। दैट इवन इन डेथ, की मृत्यु के बाद भी, शी विल कंटिन्यू टू बियर दीज बर्डन्स, की वह उसकी मृत्यु के बाद भी उनको जो है इन मुसीबतों का जो है सहन करना पड़ेगा, या मुसीबतों का बोझ उठाना पड़ेगा, इस डर से वो भयभीत है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी जो 5 पोएम सिलेबस में दी गई हैं उनमें से तो टोटल 31 क्वेश्चंस हैं। निश्चित रूप से सारे प्रश्न इनमें से आ जाएंगे, आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कोई कर सकता तो करे, लेकिन श्योर मान लो आप इनमें से प्रश्न आ जाएंगे। और आपका जो कॉन्टेक्स्ट विद रेफरेंस है, वो भी जो रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट है वो भी इसमें से हो जाएगा, क्योंकि आपको एक तो पहचानना है कि जो पोएम है उसका रेफरेंस क्या है, रेफरेंस क्या है उसका, और फिर उसके बाद में उसका कॉन्टेक्स्ट बताना है, और उसके बाद में जो है उसका एक्सप्लेनेशन बताना है। तो ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर इन प्रश्नों को आप ढंग से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका वो प्रश्न भी हो जाएगा। और इसके बाद में एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन फॉर जॉब डाल रहा हूँ जिसके आने के पूरी चांस हैं, और अगर वो नहीं आया तो भी आप 5 नंबर से कम नहीं लेके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो उसके लिए जो आप है नेक्स्ट वीडियो देख लेना, हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियो डालते ही अभी मैं आधे घंटे बाद में वो वीडियो डालने वाला हूँ तो आपको तुरंत मिल जाए, आपको नोटिस मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके छोड़ देना। और उसके बाद में जो है फ्लेमिंगो और स्टार्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रोज सेक्शन जो है, प्रोज सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं डाल रहा हूँ, उनको भी प्लीज पढ़ लेना। निश्चित रूप से काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। थैंक्स।